वेलकम टू द चैनल अपना एजुकेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़े थे, जिसमें पार्ट 2 कंप्लीट किए थे, पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, स्थल रूपों का विकास। जैसा कि आपको मालूम हो कि धरती जो है ये हमेशा क्या है, गतिशील है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वह हमेशा से ऐसा नहीं थी। मतलब आज जो पृथ्वी की स्थिति है वह पहले ऐसा स्थिति इसका नहीं था। सन 1912 में क्या है कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बताया कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। ये जितना भी सारा महाद्वीप है ये सब क्या है, सब एक साथ जुड़े हुए थे। इसको उन्होंने पेंजिया कहा। इसको उन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। तथा सारे महासागर एक साथ थे, तो ये सारा जो जितना भी महासागर है सबको उन्होंने क्या कहा, जिसे पेंथलासा कहा। मतलब पेंजिया और पेंथलासा। बाद में पृथ्वी की आंतरिक, तो बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी की जो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स है, आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन हो गया और पेंजिया क्या हो गया, टूट गया तथा वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप ग्रहण किया। सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड उत्तरी भाग तथा गोंडवाना लैंड दक्षिण भाग। तो सर्वप्रथम पेंजिया जब टूटा, तो पेंजिया टूट करके ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया जब टूटा दो भागों में बटा। कौन कौन सा, तो सर्वप्रथम पेंजिया जब टूटा तो ये दो चीजों में बटा। कौन कौन सा, तो पहला को बोले अंगारा लैंड, हम लोग बोले अंगारा लैंड, ठीक है, जो नॉर्थ में हुआ, ठीक है, नॉर्थ में। और दूसरा क्या हुआ था, गोंडवाना लैंड। दूसरा क्या हुआ हमारा, गोंडवाना लैंड। ये किधर हुआ, ये साउथ में हुआ, साउथ भाग के नाम से हुआ। अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के उत्तर भाग का निर्माण हुआ। जब अंगारा लैंड जब टूटा, तो अंगारा लैंड के टूटने से कौन कौन सा बना, तो इसमें बना अंगारा लैंड के विखंडन से कौन बना, तो उत्तरी अमेरिका बना, नॉर्थ अमेरिका बना, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका बना। नेक्स्ट क्या बना, यूरोप बना, यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। नेक्स्ट उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। जबकि जब गोंडवाना टूटा, तो गोंडवाना का विखंडन होने से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना जब टूटा, तो गोंडवाना के टूटने से कौन सा बना, तो ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंगारा लैंड, इधर हो गया अंगारा लैंड, इधर हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से कौन कौन बना, तो अंगारा लैंड से हमारा बना उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप बना और क्या बना, एशिया बना। गोंडवाना जब टूटा, गोंडवाना टूट करके क्या बना, तो गोंडवाना जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका बना, मतलब साउथ अमेरिका के बाद इधर अफ्रीका बना, अफ्रीका के बाद क्या बना, ऑस्ट्रेलिया बना। प्रायद्वीप, भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। तो भारत किसका अंग है, तो भारत भी इसी का, इंडिया ये भी किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हमारा राज्य झारखंड, छोटा नागपुर, पठार भी इसी गोंडवाना लैंड का अंग है। अब झारखंड भी जो है, झारखंड भी किसका है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट आइए, भूप्रपट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील हैं। इस प्लेट में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। प्लेट क्या है, प्लेट के सीमा क्षेत्र का
विवर्तनी टेक्टोनिक प्लेट क्षेत्र कहते हैं। गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया होती है। जैसे क्या है, जब टेक्टोनिक प्लेट जब हिलता डुलता है तो क्या होता है, उससे भूकंप हो जाता है। इन प्रक्रिया के कारण पर्वत पठार जैसे अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कारक कार्य करता है तथा इनके स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार के भूदृश्य का निर्माण करता है। ये देखिए, ये भूकंप आता है तो ये क्या, ये लावा हो गया, ये जो निकल रहा है लावा, अभी जहां से निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट, और इधर वाले को क्रेटर। ये भूकंप, इसका प्लेलिस्ट वोल्केनो का अलग से ये पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएं और उसे देखें, ये सारा टॉपिक पहले भी कवर कर दिया गया है। इसी प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का निर्माण दो बलों द्वारा होता है। तो जो भी क्या है, अंतर इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक मतलब अंतर्जनित बल और एक्सोजेनिक मतलब बहिर्जनित बल। ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या है कि ई आ जाएगा, एंडोजेनिक फोर्स ऐसा फोर्स है जो आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर वाले भाग में उत्पन्न होता है। और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, तो ऐसे बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्केनो। जानने योग्य बातें, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। तो ये भी हमको याद रखना होगा कि जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली वेंट कहते हैं। इसी नली ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कल्डेरा कहते हैं। तो कल्डेरा किसको कहते हैं, तो कल्डेरा जो है, जब इसे नली ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख जो है, जिस ज्वालामुखी ये हुआ तो ये मुख का क्या हो जाता है, विस्तार या अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम लोग कल्डेरा कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये कैसे इधर से ये क्या है, लावा मैग्मा इसको हम लोग बोलते हैं, और ये लावा, और ये किस तरीके से भूकंप होने के बाद ये ऊपर से निकल रहा है लावा या गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी के प्रकार। नेक्स्ट हमारा है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो कितना है, टाइप्स ऑफ हमारा वोल्केनो कितना है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो हमारा 3 है। क्या है, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी किसको कहेंगे, तो जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जागृत ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मौना लोवा तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी प्रमुख उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो ये आपको याद रखना है कि इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मौना लोवा तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में, का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी
प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है कि जब एक बार वोल्केनो हो गया उसके बाद ये क्या हो जाता है, शांत पड़ जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उनमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। इटली का विसुवियत, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसमें 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसको कहेंगे, तो वैसे ज्वालामुखी जो पहले क्या है, जो पहले उद्गार हुआ लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में वो शांत पड़ गए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी। एग्जाम्पल में क्या है, इटली का विसुवियत और इंडोनेशिया का क्राकोटोवा, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसे क्या है, हमको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण तथा समाप्त हो जाता है, उनके मुख में जल आदि भर जाता है, उनके मुख में क्या है, जल भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है। इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती, मतलब ये हो गया तो अब क्या है, हमेशा के लिए बंद हो गया, अब उसमें संभावना भी नहीं है इसमें भूकंप या हो सकता है फिर से। अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा तथा दक्षिण अमेरिका का चिम्बोराजो विश्व के प्रमुख शांत या मृत ज्वालामुखी है, मतलब डेड वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण आपको ये एग्जाम्पल याद रखना होगा। ठीक है, शांत ज्वालामुखी का कौन कौन सा उदाहरण है, तो अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा हो गया, माउंट पोपा कहाँ है, तो म्यांमार में है। किलिमंजारो कहाँ है, तो अफ्रीका में है। और तथा दक्षिण अमेरिका का चिम्बोराजो कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सारा सब एग्जाम्पल हो गया हमारा शांत ज्वालामुखी का। अब यहाँ क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल झरने, गीजर, कल्डेरा आदि का निर्माण होता है। अब जैसे वहां पर कभी जैसे भूकंप हो गया, उसके बाद शांत पड़ गया, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर क्या हो जाता है, ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल झरने, गीजर आदि का निर्माण होता है। उद्गार जब होता है तो इसके कारण है क्या है कि धरातल पर ये सब का निर्माण होता है, जैसे लावा पठार, गर्म जल झरने, गीजर, कल्डेर आदि का निर्माण होता है। भारत का दक्कन लावा पठार तथा झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हो कि लावा जो झारखंड जो है, झारखंड हमारे जो है किस चीज का, ये हमें पिछले क्लास में पढ़े कि किसका पार्ट है, तो गोंडवाना का पार्ट। ठीक है, अब क्या है कि झारखंड का निर्माण भी जो किस तरह से हुआ है, तो झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है। लावा प्रवाह से किसका हुआ है, तो झारखंड का राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिला संथाल परगना में स्थित है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि राजमहल पहाड़ी किस जिला में है, राजमहल पहाड़ी जो है कहाँ है, साहेबगंज जिला के संथाल परगना में है। तो कौन सा परगना, संथाल परगना, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारा भूकंप। पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो व्हाट इज अर्थक्वेक, ठीक है। तो भूकंप किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह के कंपन को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण प्लेट की गति अर्थात प्लेट विनर तकनीकी क्रिया है। ठीक है, वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 ईस्वी में आया भूकंप का कारण कोयला जलाशय को ही माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि भूकंप किन किन वजहों से होता है। भूकंप होने के क्या क्या वजह है, तो इनके सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्लेटों की गति। प्लेट जो है, जैसे पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि टेक्टोनिक प्लेट का ज़्यादा जब ये होने लगता है तो क्या हो जाता है, वही भूकंप ले लेता है।
अर्थात समय समय में बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भूकंप असंतुलन किस समस्या उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 में क्या हुआ था कि आया भूकंप का कारण क्या था, कोयला जलाशय को माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि भूकंप के अन्य कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक अंशुंतर पृथ्वी का असंतुलन भी माना जाता है। धरातल के नीचे का देखिए, धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। तो ये देखिए, उद्गम केंद्र इसी को कहते हैं जहाँ से पृथ्वी की कंपन जो शुरुआत होती है। जैसे स्थान नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है उसे हम लोग फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं, उसको फोकस, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोकस, और हिंदी में फोकस या उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से शुरुआत हो रही है भूकंप की, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र, फोकस, और ठीक उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकेंद्र। अभिकेंद्र मतलब एपिसेंटर, ठीक है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहाँ भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम होती है। जैसे ये एपिसेंटर हुआ, अब यहाँ ये क्या, कौन सा पार्ट हुआ, ये हो गया हमारा फोकस। इसके ठीक ऊपर वाला भाग क्या हो गया, अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर। तो क्या होगा कि इसके आसपास जो एपिसेंटर के नजदीक में होंगे वो सब भूकंप को क्या है, उनको भूकंप ज्यादा अनुभव होगा। अब इससे जितना ज्यादा दूर होगा उसको क्या होगा, भूकंप बहुत कम महसूस होगा। यही चीज मेंशन है यहाँ। नेक्स्ट है भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे, भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। ये भी पहले डिस्कस किया हुआ है अलग से, अगर आप चाहें तो इस पर सिर्फ ये तीनों पर, पी वेव, एस वेव और एल वेव, ये तीनों पर अलग से वीडियो बना हुआ है। भूकंप तरंगे, भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है। ये भूकंपीय तरंगे हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। पी वेव, एस वेव और एल वेव। यह सबसे, पी वेव क्या है, यह सबसे अधिक तीव्र होती है। पी वेव जो है सबसे ज्यादा होता है। और एस वेव क्या है कि एस वेव जो है पी से थोड़ा कम होता है, इनकी गति पी तरंग से कम होती है। और एल तरंग है, इनकी गति सबसे कम होती है। सर्वाधिक हानि इसी से होती है। सर्वाधिक हानि, जितना भी अधिकतर हानि है वो सब एल वेव से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, ठीक है, कहलाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम भूकंप लेखी है। भूकंप की तीव्रता का मापन रेक्टर स्केल में होता है। तो भूकंप के बारे में जो पढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता को जिससे मापा जाता है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं भूकंप लेखी। और भूकंप किस चीज में मापा जाता है, तो भूकंप को जो मापने का जो स्केल है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है हमारा भूकंप प्रभावित क्षेत्र। भूकंप प्रभावित क्षेत्र, विश्व का भूकंप प्रभावित क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है। तो विश्व का जो भूकंप का प्रभावित क्षेत्र जिसको माना जाता है वो है हमारा प्रशांत महासागर। मैप में आप देख सकते हो कि प्रशांत महासागर किधर है। प्रशांत महासागर देखो, ये हो गया प्रशांत महासागर। और इंडिया किधर है, इंडिया इधर है, चाइना इधर है, ऑस्ट्रेलिया इधर है। आप सोचो कि कितना दूरी में है प्रशांत महासागर। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। प्रशांत
मेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित देश हैं। रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं? तो प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण जैसे क्या है, प्रशांत महासागर में क्या है कि प्रभावित प्रमुख क्षेत्र क्या है? भूकंप का। तो इसीलिए प्रमुख क्षेत्र होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? प्रमुख परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग फायर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित देश हैं। मध्य महाद्वीप श्रृंखला का विस्तार म्यांमार में अरकानयुमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक है। भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है हमारा भूकंप से बचने की उपाय। अगर भूकंप कभी आए उस समय हमें कौन कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए? भूकंप से बचाव का उपाय 3 स्तर पर करना चाहिए। फर्स्ट है भूकंप आने से पहले, भूकंप आने के दौरान और भूकंप आने के बाद। ठीक है, भूकंप आने के पहले क्या करना चाहिए? इस चरण में आपातकालीन योजना बनाना, घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान, मेज पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दरवाजे के पास, घर की बीमा पॉलिसी, समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर के नींव की जांच करानी चाहिए। सेकंड है हमारा भूकंप आने के दौरान क्या करना चाहिए? इस समय मकान के अगर अंदर है तो सुरक्षित स्थान पर रहिए। घर से बाहर है तो खुली जगह पर जाइए। समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची जमीन की तरफ जाइए। वाहन चला रहे हैं तो खुली जगह पर जाइए। अगर भूकंप जब आ रही हो तो उस समय हम लोग को इतने सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और भूकंप आने से पहले क्या है कि हमें ढूंढ कर ये रखना चाहिए जगह कि कोई अच्छा ऐसा जगह हो जहाँ पर सुरक्षित स्थान का हम पहचान करें, और जैसे मेज पलंग के नीचे या दीवार का कोना या दरवाजे के पास। अब घर की बीमा पॉलिसी भी, और समय समय पर क्या है कि विशेषज्ञों से घर की नींव को भी जांच करानी चाहिए कि हमारा घर कैसा है या उसकी मजबूती अभी तक कैसी है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए? तो स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनिए। चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कीजिए और बिजली की आपूर्ति बंद कीजिए। क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। हमारा राज्य झारखंड भूकंप के दृष्टिकोण से कम प्रभावित क्षेत्र है। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित गोड्डा एवं साहेबगंज जिला ही प्रमुख रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। मतलब क्या है, झारखंड जो है, झारखंड को भूकंप की दृष्टि से क्या है कि बहुत कम प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ जो गोड्डा और साहेबगंज जो है ये जिला प्रमुख रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है हमारा, ये दिया हुआ है भुज का भूकंप के बारे में। भुज में जो घटना हुई थी उसके बारे में दिया हुआ है कि भुज का भूकंप एक अध्ययन। 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:45 गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। कब? 2001 में। इसके चलते ऊंची ऊंची इमारतें क्या हो गई थी? गिर गई थी। संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। यातायात व्यवस्था भंग हो गई। शहर के लगभग सारे घर मलबे में बदल गए। भूकंप का अधिकेंद्र भुज में था। 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए एवं 5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। भुज, राजकोट एवं अहमदाबाद में जनधन की व्यापक क्षति हुई। इस भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर क्या गति करना था। मुख्य कारण क्या है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भुज में जो भूकंप हुआ या भुज में भूकंप किस वर्ष हुआ, तो आपको भी याद रखना है कि 2001 में। ठीक है, भारत में कभी पूछ दे तो। और कभी कभी क्या है कि किस वजह से हुई थी, तो इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करने से के कारण। नेक्स्ट हमारा है मुख्य स्थलाकृतियां। पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहिर्जनित बलों का महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो पृथ्वी की जो सतह है, और इस पृथ्वी को सतह की आकार देने में जो सबसे ज़्यादा ये क्या है, उसका बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बल मुख्यतः अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी, पवन, हिमनदी एवं समुद्री तरंग इनके प्रमुख कारक हैं। ये कारक अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित करती हैं। पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। तो अपक्षय किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की चट्टान जो है का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को हम ही क्या बोलते हैं? अपक्षय। नदी के कार्य, नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं। अगर नदी के द्वारा अगर बनाई गई हो तो उस स्थलाकृतियां को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो दो प्रकारों में। फर्स्ट क्या है? अपर्दनात्मक तथा दूसरा क्या है? निक्षेपात्मक। फर्स्ट हो गया अपर्दनात्मक और दूसरा हो गया निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, ऐसी स्थलाकृतियां नदियां युवावस्था में बनाती है, युवावस्था में बनाती है। इस समय पहाड़ी भाग से होकर, ये देख सकते हैं कि नदी किस तरीके से पहाड़ी भाग से निकल रही है, पहाड़ी भाग से होकर गुजरती है, जिस कारण नदियां तीव्र गति से बहती है। ठीक है, तीव्र गति के कारण काट छांट की क्रिया तेजी से होती है। जैसे नदी क्या है, पहाड़ से जब आ रही है तो तेज गति से आ रही है, तेज गति आती है तो अपने साइड जो ये है, साइड को क्या करती है? इसको काटते और छांटते आगे की ओर बढ़ जाती है। काट छांट की क्रिया तेजी से होती है। इस अवस्था में निम्न मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फर्स्ट क्या है? भी आकार की घाटी। अब जब पहाड़ के बीचों बीच ऐसे निकल रही है, इधर से किनारे किनारे काटते हैं, तो ये क्या है कि भी प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। नदियां अपने वेग के कारण अगल बगल की चट्टानों को कम जबकि तली को अधिक काटती है। इस प्रकार निर्मित घाटी का आकार अंग्रेज के भी अक्षर की तरह होती है। इस प्रकार निर्मित घाटी का आकार अंग्रेजी भी अक्षर की तरह होता है। नेक्स्ट है हमारा गॉर्ज और कैनियन। इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। हाँ, गॉर्ज और कैनियन। जब नदियां कठोर चट्टानों को सीधा काटती है, जब कठोर चट्टानों को सीधा, देखिए गौर, जो कठोर इधर बगल बगल क्या है? बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, सीधा काटती है तो खड़ी ढाल वाली संकरी घाटियां बनती है, इसे गॉर्ज कहते हैं। तो गॉर्ज किसे कहते हैं? कि जब नदियां जो है किनारे किनारे चट्टानों को काट करके और जब संकरी घाटियां जब बन जाती है तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉर्ज कहते हैं। जब घाटी लगातार अपर्दन से चौड़ी एवं अधिक गहरी हो जाती है, अपर्दन ये जब धीरे धीरे क्या है कि पानी अधिक अपर्दन के कारण क्या होती है? चौड़ी और अधिक गहरा जब होती है, गहरा और क्या है? ऐसे चौड़ी जब होती है तो उसी को हम लोग क्या होता है? हो जाती है, तो यह कैनियन कहलाता है। गोर्ज एक छोटा रूप है और कैनियन क्या है? कैनियन गोर्ज का ही बड़ा रूप है। अमेरिका की क्या है? कोलोराडो नदी पर बना गॉर्ज कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। तो हमें क्या याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कहाँ है? तो अमेरिका में है। अमेरिका की कोलोराडो नदी पर बना सबसे बड़ा क्या है? बना ग्रैंड कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। नेक्स्ट है हमारा जलप्रपात। नदी का पानी जब ऊंचाई से दूसरी तरफ गहरी घाटी में गिरता है, ऊंचाई से देखिए किस तरह से झरना गिर रही है, ऊंचाई से गहरी घाटी से गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है? नदी का पानी जब ऊंचाई से दूसरी तरफ, नदी के ये ऊंचा जगह से क्या है, यहाँ से नीचे स्थान पर जब गिर रही है तो यही क्या है? यही एक जलप्रपात का निर्माण होता है। कर्नाटक का जोग तथा झारखंड का हुंड्रू दसम कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि रांची का जो हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू फॉल किस नदी पर है? तो हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, एंजल वाटरफॉल। ठीक है,
विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है? तो एंजल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 979 मीटर है। ठीक है, यह वेनेजुएला देश में है। तो एंजल जलप्रपात कहाँ है? ये वेनेजुएला में देश में है, जो कि दक्षिण अमेरिका महादेश में है। हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ है? तो हुंड्रू वाटरफॉल रांची में है। हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर बना हुआ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल कौन सा शहर में है? कहाँ है? तो वेनेजुएला देश में है, जो दक्षिण अमेरिका का महादेश में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े का परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अपरदन की क्रिया में क्या है? तो अपरदन की जब भी क्रिया कोई होती है तो इस क्रिया में क्या है? टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों, परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं कटाव की क्रिया, ये सब जितने भी क्रिया हैं सबको अपरदन में सम्मिलित किया गया है। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। नदियां अपनी प्रौढ़ा एवं वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा करने का काम करती है। इस कारण निम्न स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। नेक्स्ट है विसर्प एवं गोखुर झील। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मिएंडर एवं ओक्सबो लेक। ठीक है, मिएंडर एवं ओक्सबो लेक की अलग से वीडियो बना हुआ है, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएं और उसे देखें। मिएंडर, विसर्प एवं गोखुर झील। मैदानी इलाकों में नदियां धीमी गति से बहती हुई अपने किनारों को काटती है और अवसादों जमा करती है। नदियां का रास्ता सर्पिला हो जाता है, इसी सर्पिलाकार को हम लोग विसर्प कहते हैं। जैसे क्या है? ऐसे 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 ऐसे, इसी को हम लोग कहते हैं विसर्प। महत्वपूर्ण जलप्रपात क्या है ना? ब्राउनी जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे में। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए एवं कनाडा। नेक्स्ट है योसेमाइट जलप्रपात कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में। टिकुक जलप्रपात कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ है? ये हमारा झारखंड में है। झारखंड का कहाँ है? तो लातेहार जिला में। नेक्स्ट है हमारा जब कटाव अत्यधिक हो जाता है तो नदियां उसे छोड़कर पुनः सीधे बहने लगती है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। इसी आकृति गाय के खुर के समान होती है। ये देखिए मिएंडर वाला था, ये मिएंडर एवं ओक्सबो लेक। ये देखिए जब नदी बहती है तो क्या होता है? ऐसे ऐसे जब बहती है तो क्या होता है कि जब कभी नदी का तेज बहाव हो जाता है तो ऐसे ऐसे न बह करके ये सीधा ऐसे बहने लगती है। तो जब ये ऐसे बहने लगती है तो इधर क्या है? ये वाला भाग जो है अलग पड़ जाता है। अब ये जो अलग पड़ जाता है तो यहाँ पर पानी का जमा हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ओक्सबो लेक। नेक्स्ट हमारा डेल्टा। डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने के पास होता है। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो डेल्टा का निर्माण जो है नदी के मुहाने के पास होता है, जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। इसकी आकृति ग्रीक अक्षर डेल्टा की तरह त्रिभुजाकार होती है। तो डेल्टा का इमेज कैसा होता है? त्रिभुजाकार टाइप में। ये देखिए इस तरीके से मान लो आप, इस तरीके से ये त्रिभुजाकार। भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है पवन का कार्य। नदी की तरह ही पवन भी अपरदन का एक मुख्य कारक है। पवन की गति मुख्यतः रेगिस्तानी प्रदेशों में प्रभावशाली है। पवन के द्वारा निर्मित कुछ मुख्य स्थलाकृतियां निम्न है।
फर्स्ट है मशरूम चट्टान। मशरूम चट्टान देख सकते हैं, ये जस्ट मशरूम के जैसा ही ऐसे रहेगा। मशरूम चट्टान या छत्रक शैल, यह पवन की तेज गति के कारण चट्टान की काट छांट के कारण बनती है। जैसे कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, धीरे धीरे कटते क्या हुआ कि आधा जब ये कट के इस तरह स्टेप में आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मशरूम चट्टान। जबकि ऊपर का भाग कम अपर्दित होता है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कम अपर्दित होता है, और नीचे से जब अपर्दित होकर के क्या होता है, इस तरीके का शेप में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मशरूम चट्टान। जबकि ऊपर का भाग कम अपर्दित होता है, जिससे छतरी जैसी आकृति बन जाती है, इसे ही मशरूम चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बलुआ टिब्बा। ये देखिए बलुआ टिब्बा। बलुआ टिब्बा किसे, बलुआ टिब्बा यह पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां है। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता है। जैसे क्या है कि हवा जब आती है तो कोई पेड़ है उसके पीछे क्या करेगा, जमा करते जाएगा, ठीक है, जमा करता है। इसी प्रकार बलुआ टिब्बा का निर्माण होता है। अब इसी तरीके से क्या होगा, इस तरीका का बलुआ टिब्बा निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लाओस। पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाओस। लाओस क्या है कि पवन क्या करता है, हवा के कारण जो है बहुत सारा क्या है, बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा करता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है, समतल हो जाएगा ये। और ये इस तरह का बलुआ टिब्बा, ये टिब्बा टाइप में रहेगा। ये बलुआ निक्षेपात्मक स्थल कहते हैं, पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता है, इससे इस प्रकार बलुआ टिब्बा का निर्माण होता है। देखिए ये बलुआ टिब्बा कैसे है। नेक्स्ट है हमारा, इसे लाओस कहते हैं। चीन का लाओस इसका एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे एग्जाम्पल ऑफ कहाँ है, लाओस का एग्जाम्पल क्या है, तो चीन का लाओस इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये देखिए लाओस, लाओस का निर्माण कैसे होता है, ये समतल टाइप में है। नेक्स्ट है ओएसिस। रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ा कर ले जाया जाता है। जैसे कोई एक जगह है, वहां पर क्या हो गया, बालू बहुत है, ठीक है। अब रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है, तो वहां पर प्याले के आकार की तरह गड्ढा बन जाता है। जैसे यहाँ है, अब यहाँ से बहुत सारा हवा क्या करेगा, एक जगह से उड़ा करती है, यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, अगर एक जगह से लेकर यहाँ थोड़ा सा, ये देखिए गड्ढा जैसा हो जाएगा, गड्ढा बन जाता है। और उस गड्ढे में जब भूमिगत जल भर जाता है, तब ऐसी आकृति को ओएसिस कहते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ से थोड़ा सा हवा क्या करती है, यहाँ से बालू उठा करके कहीं और, अब ये थोड़ा सा गड्ढा जैसा हो गया। अब यहाँ क्या है कि यहाँ थोड़ा सा जब पानी भर जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसिस। उस गड्ढे में जब भूमिगत जल भर जाता है, तब ऐसी आकृति को हम लोग ओएसिस कहते हैं। ये देखिए एग्जाम ओएसिस किस तरह, यहाँ थोड़ा सा पानी जम गया। अब हिमनदी के कार्य। ऊंचे पहाड़ों पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं, तो इन्हें ही हिमनदी की संज्ञा दी जाती है। हिमनदी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां निम्नलिखित हैं। अब हिमनदी के कारण जो है कौन कौन सा घाटियों का निर्माण होता है। फर्स्ट है हमारा यू प्रकार की घाटी, यू आकार की घाटी। खिसकती हुई घाटी हिमनदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा करती है। ये क्या है, हिमनदी के कारण जो क्या है, घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काट कर, तली को भी क्या है, काट कर चौड़ा कर देती है। ये इधर से भी चौड़ा और इधर से भी चौड़ा। इस प्रकार बनी घाटी का आकार अंग्रेजी के यू के समान होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यू आकार की घाटी। नेक्स्ट है हिमोड़। हिमोड़, हिमोड़ क्या है, तो हिम नदी के कारण क्या है, हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है, अब ये क्या है, नीचे की ओर बह रही है,
अब नीचे बहने से क्या होगा, की ओर बहती है, तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है तथा अपने किनारों पर जमा कर देती है। इन्हें हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ किसको कहेंगे, तो हिमनदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है। अब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, वो पिघल जाएगा, पिघलती जाती है। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ। अब क्या है कि मिट्टी टुकड़ों क्या है, उसको ढो नहीं सकती है, ढोने में असमर्थ हो जाती है तथा अपने किनारों पर क्या हो जाता है, जमा कर देती है। इसे ही हिमोड़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्क एवं टार्न। बहती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है। इन्हें सर्क कहते हैं। तो सर्क किसे कहते हैं, तो बहती हुई हिम नदी के पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति जो बनाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग सर्क कहते हैं, उसे ही हम लोग सर्क कहते हैं। ठीक है। इन खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है, अब उन खोखली आकृतियों में क्या होगा, जल जब भर जाएगा तो इन्हें हिमझील या टॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तट के स्थलाकृतियां को आकार समुद्री तरंगें देती है। समुद्री तरंगों की अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी कुछ प्रमुख आकृतियां निम्न है। अब कौन कौन सा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। समुद्री श्रृंग। समुद्री तरंगें जब तट की चट्टानों पेर टकराती है, पेर नहीं है, पर होगा, ठीक है। तट की चट्टानों पर टकराती है तो चट्टानों के आधार को काटकर खोखला कर देती है। इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टानें बन जाती है, जिन्हें समुद्री श्रृंग कहते हैं। ये देखिए समुद्री श्रृंग। नेक्स्ट है समुद्री गुफा। समुद्री गुफा। समुद्री तरंगें लगातार काट छांट का कार्य कर श्रृंगों को तोड़ती है। इस प्रकार उनमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, जो समय के साथ चौड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण कर देती है। ये देखिए इस तरीके से समुद्री गुफा, ये इस तरीके से गुफा का निर्माण हो जाता है, गुफा निर्माण करती है। जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ का गुफा है, अब दोनों तरफ से क्या होगा, मिल जाएगा। दोनों तरफ मिल जाती हैं तथा उनके आर पार जल भरने लगता है। ठीक है। अब देखिए जल कैसे होगा, जल भरने लगेगा, जल बहने लगता है तो इस प्रकार की आकृति प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। ठीक है। जैसे कोई इस तरीका से समुद्र के पत्थर को टूटा, अब इधर से भी ये थोड़ा सा ये गुफा बना है, ये देखिए गुफा। अब क्या होगा कि ये भी टूट जाएगा। अब ये क्या होगा, देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये देख लो। जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण अब वो भी क्या होगा, अपर्दन के कारण क्या होगा, टूटकर नीचे गिर जाते हैं और इनके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति को स्टैफ या सागरीय स्तंभ कहते हैं। ये देखिए यहाँ स्टैफ इसको कहते हैं। ये देखिए कि इस तरीके से ये पूरा अलग एक अकेला हो गया। जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इसके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति को स्टैफ या सागरीय स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैगून। कभी कभी समुद्र अवसाद, कभी कभी क्या होता है कि समुद्री अवसाद एक लंबे संकरे अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा होता जाता है तथा इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। अब ये लैगून उसी तरीके से फॉर्म करता है, इसे ही लैगून कहते हैं। उड़ीसा के चिल्का झील एक लैगून है। तो लैगून कब फॉर्म करता है, तो कभी कभी क्या होता है, समुद्री की अवसाद एक लंबे संकरे अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा हो जाता है
ठीक है। जब अवसाद बहुत सारा समुद्र, जैसे इधर से नदी है, ठीक है, और इधर समुद्र है, धीरे धीरे क्या होता है कि अवसाद जमा हो जाता है, अवरोध के रूप में तट के किनारे क्या होगा, जमा हो जाता है तथा इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से, इसके पीछे जैसे यहाँ जमा हो गया, ठीक है, यहाँ जमा हो गया। अब इसके पीछे का जो पानी है, पानी क्या होता है, मुख्य पानी समुद्र से अलग हो जाता है। अब इधर का पानी क्या हो गया, समुद्र से अलग हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लैगून कहते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील एक लैगून है। नेक्स्ट है हमारा समुद्री तट। समुद्री तरंगे के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पर जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार समुद्री तट का निर्माण होता है। तो समुद्री तट का कैसे निर्माण होता है, सी बीच का। समुद्री तरंगे के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे, जैसे समुद्र है तो समुद्र क्या करेगा, धीरे धीरे बालू, कंकड़, पत्थर इधर इधर जमा होते जाएगा, और जमा होने के कारण इस प्रकार समुद्री तट का निर्माण होता है। चेन्नई का मेरीना बीच एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो समुद्री तट का क्या है उदाहरण, चेन्नई का मेरीना बीच एक अच्छा उदाहरण है। समुद्री किनारे अच्छे पर्यटक स्थल होते हैं। तो जनरली क्या है कि समुद्र के तट पर, बीच पर बहुत अधिकतर टूरिस्ट लोग जाते हैं अपना घूमने फिरने, ठीक है। नेक्स्ट क्या था जानने योग्य, नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना निक्षेपण कहलाता है। तो निक्षेपण किसको कहते हैं, तो नदी हो, नदी के द्वारा या पवन के द्वारा या हिमनद के द्वारा या समुद्री तरंगों के द्वारा, ठीक है, अपरदित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो आज हम लोगों ने लैगून के बारे में पढ़ा, गोंडवाना पेंथलासा के बारे में पढ़ा, वोल्केनो के बारे में पढ़ा, और इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं उस पर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना दिए गए हैं, जैसे वोल्केनो हो गया, ठीक है, और मिएंडर हो गया, मिएंडर एंड ऑक्सबो लैक, इसके ये सब टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बना दी गई है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएं, देखें और समझें, और नहीं समझ में आया हो तो दोबारा फिर से वीडियो को देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।